Hi everyone, this side CA Saurabh Mittal, Associate Director, Choice Equity Broking Private Limited. हम डिस्कशन कर रहे हैं अपनी सीरीज ऑन इंडिविजुअल टैक्सेशन पे काफ़ी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर कि जो एक नॉर्मल लेमैन पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है और जिनकी जानकारी उनको कई तरीके से बेनिफिट कर सकती है, चाहे वो टैक्स के अंदर छूट हो या फिर टैक्स के कंप्लाइंसेस को कम करने के अंदर हर वे में वो उसको हेल्प कर सकता है। इसी सीरीज के अंदर हमने अपने लास्ट एपिसोड के अंदर कवर किया था कि कैसे हम वैकेशंस और सेविंग्स साथ साथ में कर सकते हैं, मतलब हम कैसे वैकेशंस की हेल्प से अपने टैक्स को बचा सकते हैं थ्रू लीव ट्रैवल अलाउंस। इसी सीरीज के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आज कवर करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अब फॉर्मूला और स्कीम और मेथड जिसके अंदर आपको मिनिमम कंप्लाइंसेस करने हैं और टैक्स भी आपको मिनिमम पे करने को मिलेगा। मिनिमम बोल सकते हैं या फिर आपको कम कंप्लाइंसेस और एक सही वे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये होगा सेक्शन 44 ADA जो स्पेसिफिकली प्रोफेशनल्स के लिए डील करता है। सेक्शन 44 AD जो बिजनेस पर्सन के लिए डील करता है उसको हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। इस आज के एपिसोड के अंदर हम सिर्फ टैक्स कंप्लाइंसेस एज पर रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल्स ही डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि एक प्रोफेशनल्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है एज पर नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजंस। एक प्रोफेशन के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लाइक आई एम ए चार्टेड अकाउंटेंट, अगर मैं खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर मैं एक मेडिकल लाइन से एक पर्सन हूँ, या फिर मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर हूँ। ऐसे प्रोफेशंस जहाँ पे आते हैं उनके लिए इनकम टैक्स प्रोविजंस क्या बोलता है। तो सबसे पहले एक अगर हम जनरल बात करें तो ऐसे प्रोफेशंस में इन्वॉल्व पर्सन को चाहे उसका टर्नओवर कितना भी हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। जितना भी टर्नओवर उसका है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी ही पड़ेगी। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपका 5 लाख तक का अगर टर्नओवर है तो आपको बुक्स रखने की जरूरत नहीं है। आपका अगर 1 लाख का भी टर्नओवर है तो आपको बुक्स रखनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इससे कंप्लाइंसेस बढ़ते हैं, मेरे को रेगुलर अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो ये मेरा प्रोविजन है एक नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर मेरा ग्रॉस रिसीट्स उस प्रोफेशन से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से अगर एक्सीड करता है उस प्रीवियस ईयर उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो मुझे ऑडिट भी करवानी पड़ेगी एक चार्टेड अकाउंटेंट से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वर्ड जो यूज किया गया है वो ग्रॉस रिसीट है, ना कि टर्नओवर। तो अगर मेरा ग्रॉस रिसीट उस फाइनेंशियल ईयर उस प्रीवियस ईयर के अंदर 50 लाख को एक्सीड कर देता है तो मुझे उस साल के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरा टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, ये रिक्वायरमेंट है एज पर नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन की। बट हमें इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक स्पेशल प्रोविजन मिला है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, जहां पे हम इन कंप्लाइंसेस से आगे बढ़कर और इजी वे के अंदर अपनी टैक्सेशन कंप्लाइंसेस कर सकते हैं। दैट इज सेक्शन 44 ADA ऑन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर क्या बेनिफिट है एक्चुअली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोफेशनल को अवेलेबल है या फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर है, ये क्राइटेरियाज वहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। बट जो पर्सन जो असेसिस उन क्राइटेरियाज के अंदर फॉल हो जाते हैं उनको अकाउंट्स मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइक इन अर्लियर स्लाइड वी डिस्कस्ड कि उन एक प्रोफेशनल को इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ही पड़ता है। बट अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करते हैं तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड चीज जो यहाँ पे नोट करने की वाली है वो है कि अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में फॉल करते हैं, आप ऑप्ट करते हैं, तो आपको ऑडिट करवाने का रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा। आप सिंपली अपना रिटर्न फाइल कीजिए और टैक्स ऑडिट का रिक्वायरमेंट उस केस में नहीं होगा। थर्ड जो फीचर है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फॉर प्रोफेशनल्स अंडर सेक्शन 44 ADA वो होगा कि आपको इनकम टैक्स एक फ्लैट रेट के ऊपर देना है, एक प्रिस्क्राइब्ड रेट के ऊपर देना है। उसके अंदर आपको अपने एक्सपेंसेस को नहीं कैलकुलेट करना,
आपकी इनकम को, सिर्फ आपको इनकम का फिगर आपके पास होना चाहिए, लेकिन आपने कितना एक्चुअली एक्सपेंस ऑफ किया है, कितना आपने सेविंग किया है, वो सब देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक फ्लैट आपको प्रिस्क्राइब्ड रेट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मिली है, उस पर आपको इनकम डिक्लेयर करनी है और अकॉर्डिंगली आपको इनकम टैक्स पे करना है। एक चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है, ये ऑप्शन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सिर्फ रेजिडेंट एसएससीज के लिए अवेलेबल है। मतलब एनआरआईज बेसिकली इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते, इस सेक्शन के अंदर अपने रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कौन कौन फॉलो कर सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? क्या एक कंपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अप्लाई कर सकती है? नहीं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल्स का ऑप्शन इन 3 असेसीज को ही अवेलेबल है, जिसके अंदर फॉल होगा इंडिविजुअल असेसीज लाइक a chartered accountant in practice, doctor who do his own practice, या फिर एक पर्सन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोफेशनल है जो अपने इंडिविजुअल लेवल पे कुछ काम कर रहे हैं, ना कि वो एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, तो वो लोग एज ए इंडिविजुअल इसके अंदर फॉलो हो सकते हैं। अगर कोई एचयूएफ है जो इस टाइप की प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, तो वो फॉल हो सकता है इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। या फिर पार्टनरशिप फर्म अगर है तो वो भी अपनी रिटर्न प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो करते हुए फाइल कर सकती है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स कवर नहीं होंगी, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकती है। हमने जैसे डिस्कस किया कि ये जो स्कीम है ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, और इसके अंदर एक क्राइटेरिया भी है, थ्रेशोल्ड लिमिट है। ओनली द असेसीज जो इसके अंडर फॉल करेंगे वही इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो ग्रोस एक थ्रेशोल्ड लिमिट जो डिस्क्राइब की गई है वो ग्रोस रिसीट के बेसिस पे है। अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपका ग्रोस रिसीट 50 लाख के अंदर है, तभी आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं, 44 एडीए का बेनिफिट उठा सकते हैं। मतलब अगर आपका ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर आपका ग्रोस रिसीट 60 लैक्स है, तो आप 44 एडीए का बेनिफिट नहीं उठा सकते, और आपको नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी और अकॉर्डिंगली अपनी इनकम कंप्यूट करके उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर आपका ग्रोस रिसीट 50 लैक्स अंदर है तो आप 44 एडीए ऑप्ट करके और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और बिना अकाउंट्स मेंटेन करके या फिर ऑडिट करके आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोफेशंस इस सेक्शन के अंदर फॉल करते हैं? लाइक आर्किटेक्चर, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, लीगल फील्ड से हैं, लॉयर हैं, आप इंटीरियर डेकोरेशन प्रोफेशन है आपका, मेडिकल लाइन से हैं, या फिर टेक्निकल कंसल्टेंट है, तो आप सेक्शन 44 एडीए के अंदर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑप्शन अवेलेबल रखा है कि हम कुछ और ऐसे प्रोफेशंस बाद में नोटिफाई कर दें जो हम 44 एडीए का ऑप्शन जिनको देना चाहते हैं। टिल डेट उन्होंने इसी ऑप्शन के अंदर 3-4 और ऐसे प्रोफेशंस बताए हैं जो अपनी रिटर्न 44 एडीए के अंदर फाइल कर सकते हैं, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो और प्रोफेशंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं, उनमें अगर आप एक फिल्म आर्टिस्ट हैं, आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का प्रोफेशन फॉलो करते हैं, किसी और के बिहाफ पे आप रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, उससे रिलेटेड आपकी अगर कोई इनकम है, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, सीएस इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं, और आप प्रोफेशनल रिसीट्स रिसीव करते हैं अपने क्लाइंट से, या फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, उस प्रोफेशन में डील करते हैं, आईटी के अंदर डील करते हैं, तो भी आप अपनी प्रोफेशनल इनकम को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर टैक्सेबल कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने ऑप्ट कर लिया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए, बट हम टैक्स कंप्यूट कैसे करेंगे, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में एक्चुअली कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने ये कहा कि हम बुक्स नहीं मेंटेन करेंगे, हम ऑडिट नहीं कराएंगे इसके अंदर, बट एक्चुअली
आपका टैक्स कंप्यूट कैसे होगा। सो 44ADA प्रोवाइड्स कि आपकी जितनी भी प्रोफेशनल ग्रॉस रिसीट्स हैं उसका 50% या फिर उससे हायर परसेंटेज आप फ्लैट ये मान सकते हैं कि आपकी इनकम है। मतलब आप कंसिडरिंग आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपेंसेस हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी टोटल ग्रोस रिसीट 30 लाख रुपीज़ है और जनरली मेरा प्रॉफिट 60% रहता है मेरी सर्विसेज के ऊपर, 40% तक मेरा एक्सपेंसेस रहता है, तो आप 60% का रेट लेके और 18 लाख रुपीज़ अपनी टैक्सेबल इनकम कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 60% ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सेक्शन आपको 50 प्लस का ऑप्शन देता है कि 50 या अबव आपके पास एक्सपीरियंस के बेसिस पे, बट मिनिमम 50% इनकम आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि आपकी इनकम 50% भी नहीं है और 50% से भी कम है तो आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। उस केस में आपको स्कीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा और आपको नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, अपने इनकम और एक्सपेंसेस को पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसके बाद में ही आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं जो एक्चुअल इनकम आप इनकम टैक्स को दिखाएंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कभी भी अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आपको कोई भी और फर्दर एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होता है। ये कंसिडर कर लिया जाता है कि जितनी भी आपने रेट ऑफ इनकम कंसिडर की है उसके अंदर आपने सारे एक्सपेंसेस कंसिडर कर लिए हैं और एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन या फिर और बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस और प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस अगर कोई भी है तो वो आपने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है और इसका कोई फर्दर डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। And again, as earlier discussed, there is no need to maintain any books of accounts. Only a flat rate of income will be considered as your income out of your total gross receipts. इस चीज को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं थोड़ा और डिटेल के अंदर कि इस कैलकुलेशन को हम कैसे डील करने वाले हैं। सो इन दिस एग्जांपल मिस्टर ए इज एन इंटीरियर डेकोरेटर, a professional from interior decoration profile, and during the financial year 2019-20 जो अभी जा चुका है, जिसकी रिटर्न फाइलिंग का टाइम भी जा चुका है, उस ईयर के अंदर उन्होंने 40 लाख रुपीस का टोटल ग्रोस रिसीट किया। अब उन्होंने टोटल एक्चुअल एक्सपेंसेस उनका करंट फाइनेंशियल ईयर में था 15 लाख रुपीस। अगर अब हम ये समझेंगे कि इस सिनेरियो के अंदर वो अगर नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन में रिटर्न फाइल करते हैं तो उनकी टोटल इनकम क्या कंसीडर की जाएगी, और अगर हम उसको 44ADA के अंदर टैक्सेबल कराते हैं तो फिर उसकी टोटल इनकम क्या मानी जाएगी। तो कहाँ पे हमारे लिए वो बेनिफिशियल है, कहाँ पे हमारे लिए वो मतलब हमें नहीं ऑप्ट करना चाहिए। सो फर्स्ट वी विल कंसिडर अंडर नॉर्मल प्रोविजंस उसकी टैक्सेबल इनकम क्या कंसीडर की जाएगी। तो अंडर नॉर्मल प्रोविजंस हमने देखा टोटल ग्रोस रिसीट ऑफ द एसएससी इज 40 लाख रुपीस। टोटल एक्सपेंसेस जो एक्चुअल उसने इनकर किए हैं जिसका रिकॉर्ड उसके पास में है इज 15 लाख रुपीस। सो अंडर नॉर्मल प्रोविजंस व्हाट वी विल कंसीडर एज अ total income of the SSC would be 40 minus 15 lakhs, that is 25 lakhs. So accordingly the SSC will be required to pay income tax on rupees 25 lakhs based upon the slab rates applicable on the SSC. इसी के साथ हम देखते हैं कि अगर वो SSC 44ADA ऑप्ट करता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा या क्या नुकसान होगा। इसी एग्जांपल में अगर हम देखें कि अगर SSC 44ADA के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करता है, तो अगर SSC का ग्रोस रिसीट्स 40 लैक्स है तो वो 50% का एक स्ट्रेट रेट यूज कर सकता है, एक फ्लैट रेट यूज कर सकता है और ये कंसिडर कर सकता है कि बाकी का 50% उसके लिए एक्सपेंसेस था। तो इन दिस केस हिज टोटल रिसीट्स वुड बी, ग्रोस रिसीट्स वुड बी 40 lakhs. He may consider his expenses as 20 lakhs and his net profit or a taxable income as 20 lakhs. तो इस केस में वो अपनी इनकम 5 लाख से कम कर रहा है और 20 लाख रुपए के ऊपर ही टैक्सेस पे करेगा। तो यहाँ पे जाके एसएससी को बेनिफिट मिल रहा है कि वो अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकता है और कम अमाउंट पे टैक्स पे कर सकता है।
एज डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, अगर मेरा केस एक्चुअली ऐसा है जहाँ पे मेरे प्रोफेशन में मुझे 50% से भी कम का प्रॉफिट हो रहा है, लाइक जैसे पहले भी हमने एग्जांपल लिया कि मेरा टोटल टर्नओवर टोटल ग्रोस रिसीट मेरा 30 लैक्स है, मेरा एक्चुअल एक्सपेंसेस 20 लैक्स है उस 30 लैक्स में से, तो मुझे ये प्रूफ करने के लिए कि मेरा टैक्सेबल इनकम 10 लाख ही है, इसके लिए मुझे इस सेक्शन में ऑप्ट आउट करना पड़ेगा और नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी और अपने अकाउंट्स को ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। नॉर्मली मेरी ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट 50 लैक्स के केस में है, बट अगर मैं ये करना चाहूँ कि मेरा टोटल इनकम 50% से भी कम है, तो उस केस में मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है और मेरे अकाउंट्स को ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। Apart from what we discussed about how to calculate income, how to calculate tax, how to compute expenses, everything about presumptive taxation, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है एक प्रोफेशनल के लिए while filing his return और while paying income tax and opting for the presumptive taxation, ये चीज हमें नोट करनी है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि ऐसा एज्यूम किया जाता है जब हम प्रेजेंटिव टैक्सेशन को फॉलो करते हैं कि हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे हमने क्लेम कर लिए हैं इन द प्रेजेंटिव टैक्सेशन प्रिस्क्राइब्ड रेट। अकॉर्डिंगली जब हम प्रेजेंटिव टैक्सेशन फॉलो करते हैं तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेरे जितने भी ओन्ड एसेट हैं उनके अंदर ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि मैं ईयरली उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करता जा रहा हूँ, इवन दो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा, मैं एसेट्स का भी कोई रिकॉर्ड एज सच मेंटेन नहीं करता, बट अकॉर्डिंगली मेरी WDV इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी रिड्यूस होती रहेगी अगर मैं 44 ADA के अंदर ऑप्ट करता हूँ और मेरी WDV अकॉर्डिंगली कम होती रहेगी ईयर ऑन ईयर। If you like this video, please hit the like button, share and subscribe this channel, share the video। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं तो आप इसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं, दैट विल बी ऑन प्रेजेंटिव टैक्सेशन इन केस ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।